तकबीर! नारे तकबीर! नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। महाभारत में एक बार फिर से आज बात कर रहे हैं तालिबान की, जिसकी मुश्किलें बजाय कम होने की और ज्यादा बढ़ती जा रही है। एक तरफ तो सरकार का गठन नहीं हो पा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पंजशीर की जो लड़ाई है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और इसमें किस तरह से चुनौती मिल रही है वो आपको दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि तालिबान का अत्याचार किस तरह से वहां की जो आवाम है, वहां के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उन पर जारी है। देखिए, एक 7 महीने की गर्भवती जो पूर्व पुलिस ऑफिसर है उसे मौत के घाट उतार दिया है। ये तालिबानियों की सबसे बड़ी हैवानियत है। ये देखिए, ये वो मोहतरमा है जिनको मार दिया गया है। ये पूर्व पुलिस ऑफिसर हैं, 7 महीने की ये प्रेग्नेंट थी। आप देखिए कि कुछ नहीं सोच रहा है तालिबान और सीधा गोली तान दे रहा है। ये सबसे बड़ी हैवानियत है जो पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें तो सामने आई है। किस तरह से घर में घुसकर इस गर्भवती अफसर की हत्या कर दी गई। देखिए, पहले से हम लगातार आपको रिपब्लिक भारत ये बता रहा है कि वो जो लिस्ट है, किल लिस्ट जिसको आप नाम दे सकते हैं, जो अमेरिका खुद थमाकर चला गया था, ये दरअसल वो ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने अमेरिका को हेल्प की उस वक्त जब अफगानिस्तान में अशरफ गनी की सरकार थी। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से तालिबान की ये सबसे बड़ी हैवानियत है जो इस वक्त सामने आई है। लेकिन इस बीच आप देखिए कि उसके भीतर खाने में किस तरह की सिर्फ फुटअव्वल की स्थिति बनी हुई है। ये किस तरह से इसका प्रमाण मिलता है, आपको बता दें कि एक अफगानी जो सांसद हैं वो एक बड़ा दावा करते नजर आए हैं। पूर्व अफगानिस्तान के जो सांसद हैं उनका दावा यह है कि आईएसआई चाहती है कि बरादर ना बने तालिबान सरकार का मुखिया। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जो ये अफगानिस्तान की सांसद के हवाले से ये खबर है। उन्होंने ये बड़ा दावा किया है कि आईएसआई चाहती है कि सरकार की कमान जो हक्कानी ग्रुप है उसको मिले। सरकार को लेकर तालिबान में एक बड़ा घमासान जारी है। कल कट्टरपंथी गुलबुद्दीन से मिला था आईएसआई चीफ। अफगानिस्तान की पूर्व महिला सांसद मरियम सोलेमान खिल का ये बयान है। 2 तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं आपको और ये दोनों ही तस्वीरें बहुत अहम है क्योंकि हक्कानी के समर्थन में किस तरह से है आईएसआई, उधर बरादर और आईएसआई में बगावत है। दरअसल यही कारण है जो सरकार में देरी हो रही है। किस तरह से भीतर खाने में ही सिर्फ फुटअव्वल बनी हुई है। पहले खबर आई थी कि अखुंदजादा और बरादर जो हैं वो उनमें आपस में देखा जा रहा था कि एक दूसरे को समर्थन करते नजर नहीं आ रहे, 2 गुट बन गए। अब देखिए कई गुट हैं जो अब सामने आ रहे हैं तालिबान के भीतर ही। तालिबान में किस तरह का ये घमासान मचा हुआ है जरा ये अब हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं आपको कि आखिर क्या है। क्योंकि देखिए, पंजशीर में जो लड़ाई हो रही है वो तो एक अलग बात है कि कहा जा रहा है कि पहले उसको फतह कर लें तब उसके बाद सरकार का गठन किया जाएगा, लेकिन असल जो मसला है वो यही है। और तालिबान में जिस तरह का ये घमासान मचा हुआ है, अब उसमें कितने और गुट आ गए हैं ये मैं जरा आपको ये फ्लोर ग्राफिक्स के जरिए बता रही हूं। अब्दुल गनी बरादर वर्सेस किस तरह से यहां पर बना हुआ है। अगर हम बात करें गुलबुद्दीन हुक्मतायर की, हक्कानी नेटवर्क की, मुल्ला याकूब की, दरअसल अब्दुल गनी बरादर जो है वो राष्ट्रपति बनना चाहता है। लेकिन उधर वर्सेस में अगर हम गुलबुद्दीन हुक्मतायर को देखें तो वो हिज़्ब इस्लामी का सरगना है। जाहिर सी बात है कि उसकी भी अपनी कुछ महत्वाकांक्षा है। उधर हक्कानी नेटवर्क की अगर बात करें तो हक्कानी एक बड़ा पद मांग रहा है और इससे पाकिस्तान का भी समर्थन है। पाकिस्तान का बड़ा ही आप ये कह सकते हैं कि चाहता है। इसकी बात करें, तालिबान तो है ही, लेकिन मुल्ला याकूब जो कि मुल्ला उमर का बेटा है वो सैन्य प्रमुख बनना चाहता है। तो देखिए ये किस तरह से गुट जो है तालिबान में और जो घमासान है वो यहां पर देखने को मिल रहा है। तो यही एक्चुअल में वजह है। अब्दुल गनी बरादर वर्सेस गुलबुद्दीन हुक्मतायर वर्सेस हक्कानी नेटवर्क वर्सेस मुल्ला याकूब, जो कि हम आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखा रखे हैं। अब अगर पाकिस्तान की बात करें तो वो बरादर के दरअसल
खिलाफ है। वो नहीं चाहता है। क्यों नहीं चाहता है ये भी आपको बता दूं। वो इसलिए नहीं चाहता है क्योंकि पाकिस्तान को दरअसल ये डर है कि अगर बरादर आता है तो फिर उसकी पूछ जो है, वो इंपॉर्टेंस जो है वो कम हो जाएगी। वहीं गुलबुद्दीन हुक्मताब की अगर बात करें तो बरादर मंजूर नहीं है उसे। वहीं अगर हम हक्कानी के साथ बात करें तो हक्कानी नेटवर्क के साथ आईएसआई है। यही कारण है कि आईएसआई चीफ वहां अफगानिस्तान में पूरा डेरा जमाए हुए हैं, वहां पर बैठे हुए हैं। तो यही कारण है याकूब को तालिबान का समर्थन प्राप्त है। अब जरा मैं समझने की कोशिश करती हूं, एनालिसिस भी हम थोड़ा सा यहां पर लेते हैं। मेरे साथ मेजर जनरल AK सिवाच जुड़ चुके हैं, हमारे डिफेंस एक्सपर्ट, और इनके अलावा मेजर जनरल संजय सोय भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल AK सिवाच, आप ही से मैं शुरुआत करती हूं। ये वर्सेस मैंने आपको दिखाया कि पहले तो सिर्फ 2 ही गुट सामने आ रहे थे, लेकिन अब कई गुट है जो यहां पर बन गए हैं। सरकार बनाने में इतनी दिक्कत आ रही है तो चलाने में तो पता नहीं क्या होगा। बहुत ज्यादा काटे। देखो, पाकिस्तान का पूरा एम है किसी तरीके से हक्कानी ग्रुप को वो लेके आए, क्योंकि हक्कानी ग्रुप आने से पाकिस्तान को फायदा होगा अफगानिस्तान में, क्योंकि उनके बिल्कुल कॉन्टैक्ट है हक्कानी ग्रुप से। वो नहीं चाहते कि मुल्ला ब्रदर या मुल्ला याकूब के साथ थोड़े कनेक्शन, मुल्ला ब्रदर को बिल्कुल नहीं चाहते। और इसी प्रकार अखुंदजादा है जो है उनका अपना ग्रुप है। तो ये जो 4-5 ग्रुप आपने बताई, ये एक दूसरे में खींचातानी हो रही है कि अभी एक अखुंदजादा वर्सेज हक्कानी ग्रुप वर्सेज याकूब ग्रुप वर्सेज इख्तियार ग्रुप। बट इसके अंदर पाकिस्तान की ISI एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, और पाकिस्तान की ISI चाहती है कि वो एलिमेंट आए इसके अंदर ज्यादा जो कि प्रो पाकिस्तान है, और उसका सबसे ज्यादा है हक्कानी नेटवर्क। और वो चाहते हैं कि हक्कानी नेटवर्क में सिराजुद्दीन हक्कानी वो एक प्रोमिनेंट फेस बन के आए, और आनस हक्कानी। तो ऐसे में मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, मैं लौटूंगी सर आपके पास। मेजर जनरल AK सिवाच, आप कंटिन्यू करिएगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। मुझे अफगान डेस्क का रुख यहां पर करना होगा। मेरी सहयोगी निधि वासंदानी मेरे साथ जुड़ी हुई है। निधि, क्या खबर मिल रही है इस वक्त? खबर यह है हिमानी कि ईरान की तरफ से तालिबान को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ईरान सरकार में इब्राहिम रईसी जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि मान्यता तब तक नहीं देंगे तालिबानी सरकार को जब तक चुनाव नहीं हो जाते। यानी चुनी हुई सरकार को ही मान्यता देंगे, जो जनता द्वारा चुनी हुई सरकार होगी उसे ही मान्यता देंगे। जहां तक ये सपने देख रहा था तालिबान की ईरान से समर्थन मिलेगा तालिबान को, लेकिन इस पर झटका लग गया है। ईरान ने साफ साफ कह दिया है, इब्राहिम रईसी ने साफ साफ कह दिया है, ईरान के प्रमुख ने, कि जो चुनी हुई सरकार होगी तालिबान में, जो जनता चुनकर लाएगी। और ये तो सबके सामने जग जाहिर है कि कितनी क्रूरता तालिबान इस वक्त बरत रहा है। जबरदस्ती जिस देश पर कब्जा कर लिया हो तालिबान ने, वो क्या चुनी हुई सरकार पर इस बारे में सहायता करेगा? बिल्कुल तो बिल्कुल सही कह रही हैं आप निधि। मैं लौटूंगी आपके पास। निधि लगातार मेरे साथ बनी हुई है अफगान डेस्क से, लेकिन आप देखिए कि जिस ईरान मॉडल की वो बात कर रहा था कि दरअसल वो इस मॉडल को अपनाएगा, उसी ईरान ने उसको झटका दे दिया है। मैं सिलसिलेवार तरीके से ग्राफिक्स के जरिए आपको जरा बताने की कोशिश करती हूं कि किस तरह से ईरान ने झटका दिया। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी हैं, उन्होंने ये बयान दिया है। दरअसल उन्होंने ये झटका दिया है कि भैया ऐसा नहीं चलेगा, ये तोप, ये गोली वगैरह जो आप भाषा जानते हैं, इसके बेसिस पर हम बिल्कुल भी आपको मान्यता नहीं देंगे। अफगानिस्तान पर जबरन काबिज हुआ है तालिबान, ये 2-2 कह दिया है ईरान के राष्ट्रपति ने। तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देगा ईरान। जी हां, और मान्यता किस तरह से मिलेगी? अफगानिस्तान में जल्द चुनाव हो। देखिए आप यहां पर ईरान ने कितना बड़ा झटका यहां पर दिया है कि अफगानिस्तान में बुलेट नहीं बल्कि बैलेट के दम पर सरकार बननी चाहिए, वोट होने चाहिए, और जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। जो वहां की आवाम है, लोगों की इच्छा से ही अफगानिस्तान की सरकार बननी चाहिए। और अगर वो लोगों की इच्छा से सरकार बनती है, वोट के बल पर बनती है, तभी उसको मान्यता मिलेगी। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को ही समर्थन देगा ईरान। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है ईरान से। तो आप ये देखिए, साफ तौर पर एक बड़ा झटका दिया है। आइए इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि किस तरह से तालिबान को एक के बाद एक झटका मिल रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान तूफान की तरह आया, लेकिन अब खुद के खेमे में वो बंदर खड़ा हो गया है। ऐसा लग रहा है कि तालिबानी कुनबे में कुछ भी ठीक नहीं है। पहले पंजशीर ने नाक में दम किया,
और अब आपस में ही अनबन की खबरें आ रही हैं। लूट के माल पर फूट पड़ती नजर आ रही है। सत्ता के एक अनार पर सारे तालिबानी नेता बीमार नजर आ रहे हैं। ताजपोशी में देरी की वजह यही तकरार बताई जा रही है। काबुल पर कब्जा किए तो तालिबान को 20 दिन हो गए, लेकिन ताजपोशी में तारीख पर तारीख हो रही है। कभी आज तो कभी कल, लेकिन वो कल अभी तक नहीं आया। तालिबान की ताकत के साथ सबसे बड़ी दीवार पंजशीर बना हुआ है। आलम यह है कि आए दिन तालिबानी आतंकी पंजशीर की दहलीज पर धूल चाट रही हैं। पंजशीर का यह दावा है कि अब तक 1000 से ज्यादा तालिबानियों को दुनिया से विदा कर दिया गया है और इतने ही आतंकियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया गया है। अफगानिस्तान में सरकार बनाना तालिबान के लिए जितना आसान लग रहा था, वो होता दिख नहीं रहा। परिस्थितियां कठिन होती जा रही है। कहा जा रहा है कि सैन्य और हथियारों के नियंत्रण पर तालिबानी नेता अपने अपने दावे कर रहे हैं। तमाम कोशिशों के बाद भी आम राय नहीं बन पा रही। तालिबान और हक्कानी नेटवर्क में पद बंटवारे पर विवाद बढ़ने की खबरें हैं। मसूद और सालेह के सूरमाओं के सामने तालिबानी ढेर हो रहे हैं। दूसरी तरफ सत्ता की मलाई के लिए आपसी खींचतान मची है। इस बीच ईरान ने तालिबान को तगड़ा झटका दिया है। ईरान ने कहा है कि तालिबान अफगानिस्तान में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार बनाए। ईरान ने कहा कि लोगों की वोट और इच्छा से सरकार चुनी जाए। ऐसी ही सरकार का हम समर्थन करेंगे। तलवार के दम पर तख्त कब्जाने वाला तालिबान कैसे लोकतंत्र की बात कर सकता है? ऐसे में साफ है कि तालिबान के लिए बहुत कठिन डगर है काबुल की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए इसी पर और विस्तार से हम बात करते हैं। दोनों खास मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। मेजर जनरल संजय सोई का भी मैं यहाँ पर एक क्विक रिएक्शन ले लेती हूँ। सर, वैसे तो इस रिपोर्ट में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिस पर मुझे आपसे रिएक्शन चाहिए और मेजर जनरल AK सिवाच से भी रिएक्शन चाहिए, लेकिन सबसे पहले मेजर जनरल संजय सोई, मैं बात करूंगी ईरान के झटके की। लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात कर रहा है, चुनी हुई सरकार की बात कर रहा है। ये गणतंत्र जानने वाले क्या लोकतंत्र जानेंगे? ऐसा है कि जो तालिबान ने सरकार बनाई है वो गन के जोर पर बनाई है, बंदूक के जोर पर बनाई है, और जिस प्रकार से वो लगातार अत्याचार कर रहे हैं। आज भी आप रिपोर्ट बता रहे थे कि 7 महीने की गर्भवती महिला को पुलिस इंस्पेक्टर को उन्होंने मार दिया। तो उनमें सरकार बनाना और सरकार चलाने वाले हैं कौन है, जिनके पास है वो अनुभव। और इसीलिए आज कोई भी देश अगर उनको मान्यता देता है उसको अपने देशवासियों को भी जवाब देना पड़ेगा कि ऐसी सरकार को क्या मान्यता दे रहे हो जहां पर की कोई ह्यूमैनिटी नाम की चीज नहीं है, जो गन के बल पर आई है, जिनके यहाँ सरकार चलाने का अनुभव नहीं है। आज क्या आगे क्या करेंगे? और जो बाकी लोग हैं, आज वहां इतनी फूट पड़ी हुई है आपस में, जिसको कहना चाहिए कि जब तक वो इकट्ठे थे, क्योंकि अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे थे, जब अमेरिका चला गया छोड़ के, जब उनको सत्ता बनाने की बात आई, तब हर गुट चाह रहा है कि उनके पास ज्यादा से ज्यादा ताकतवर पदवी हो, ज्यादा से ज्यादा ताकतवर उनके पास मंत्रालय हो, और ज्यादा से ज्यादा ताकतवर उनके पास ज्यादा से ज्यादा मिनिस्ट्री हो। तो ये सब चीजें जिसको कह रहे थे, आप बताते कि माल को खाने वाली बात है, माल के बंटवारे वाली बात है, वहां पर ऐसे में पाकिस्तान बीच में आ रहा है, क्योंकि हक्कानी ग्रुप को पाकिस्तान की बहुत सपोर्ट है, और मुल्ला बिरादर जो है, क्योंकि वो कतर में लगातार बातचीतों में था, तो उनको लग रहा है कि वो अमेरिका की तरफ थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा, और पाकिस्तान शायद उनको इतनी अच्छी तरह कंट्रोल नहीं कर पाए जिस प्रकार का कंट्रोल आज उनके ऊपर हक्कानी ग्रुप के ऊपर है। यही कारण है कि आज ISI चीफ काबुल में खुद गए हुए हैं, और किसी प्रकार जोड़ तोड़ करके और ये करके वो चाह रहे हैं कि हक्कानी ग्रुप वहां पर प्रोमिनेंस ले। हिमानी, बिल्कुल 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 सर, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, मैं रुक करूंगी एक बार फिर से अफगान डेस्क का। ओवर टू यू निधि। बिल्कुल हिमानी, बड़ी खबर यह है कि अमरुल्लाह सालेह, जो कि अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति, उन्होंने साफ ऐलान कर दिया है कि हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, नहीं झुकेंगे तालिबान के आगे। ये अमरुल्लाह सालेह ने साफ कर दिया है कि हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, और जो पंजशीर की लड़ाई है वो जारी रहेगी। अंगरक्षक को दिया गोली मारने का आदेश अमरुल्लाह सालेह, और घायल हो जाऊं तो भी गोली मार देना,
ये अमरुल्लाह साले ने अपने अंगरक्षक को ये हक दे दिया है कि अगर मैं आत्मसमर्पण कर दूं तो गोली मार देना। आप समझ सकते हैं ये लड़ाई कितनी बड़ी और भीषण होगी हिमानी, जो पंजशीर की तरफ से जारी है। और वो उन्होंने सबसे पहले जब तालिबान ने टेक ओवर किया था अफगानिस्तान को, तो सबसे पहले कहा था कि मैं केयर टेकर राष्ट्रपति हूं, क्योंकि जो इस पूरे मामले पर राष्ट्रपति थे वो उन्होंने यूएई में शरण ले ली थी अब्दुल गनी ने, और उसके बाद अमरुल्लाह साले सामने आए थे। अब भी साले ये कह रहे हैं कि मैं आत्मसमर्पण नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, और अपने अंगरक्षक तक को ये कह रहे हैं कि अगर मैं ये बिल्कुल निधि, और ये बड़ी बात है और उनकी हिम्मत की दाद देनी होगी कि उसके बावजूद ये कह रखे हैं अपने बॉडीगार्ड से कि मुझे गोली मार देना अगर मैं जख्मी हो गया तो, लेकिन इन तालिबानियों के हाथ बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। और आइए अब आपको दिखाते हैं पंजशीर के प्रहार को, किस तरह से अटक गई है सरकार। क्यों हम कह रहे हैं कि दरअसल ये भी एक मुख्य कारण है, क्योंकि पंजशीर बना है सरकार गठन में एक बड़ी बाधा। पंजशीर की जंग से टल गया है सरकार का गठन, इसीलिए इतनी देरी हो रही है। लेकिन जितनी देरी हो रही है उतना ही तालिबान के लिए मुश्किल हो रही है। पंजशीर बना है तालिबान की सबसे बड़ी विफलता। आपको बता दें कि शुक्रवार को ही हो जाना चाहिए था सरकार गठन, पूरी तैयारी कर ली गई थी और यह कहा गया था कि प्रेसिडेंशियल पैलेस जो है वो भी तैयार कर लिया गया है। लेकिन फिर कल यानी कि शनिवार को सरकार बनाने का ऐलान भी होता है। अब एक बार फिर से ये सरकार गठन टाल दिया गया है। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद भी कश्मकश जो है वो बनी हुई है। तालिबानी नेताओं में खुद ही मतभेद की खबरें आ रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था कि कितनी सारे वर्सेस यानी कि कितने सारे गुट जो हैं वो तालिबान के भीतर ही बने हुए हैं। विभागों के बंटवारों को लेकर भी दरअसल एक राय नहीं है। सैनिकों और हथियारों के नियंत्रण को लेकर भी जो लगातार अनबन है वो सामने आ रही है। तो देखिए ये तो दरअसल है ही कि जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं कि सिर्फ टॉवल है, लेकिन पंजशीर भी एक बड़ा रोल यहां पर प्ले कर रहा है। और पंजशीर अब सिर्फ एक भूभाग नहीं रह गया है, बल्कि ये वो जगह हो गई है जहां पर जो तालिबानी विद्रोही हैं, जो विरोधी हैं, वो दरअसल यहां से देख रहे हैं कि शायद पिक्चर कुछ बदलेगी। अफगानिस्तान की एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, मैं आपको बता दूं यहां पर कि पंजशीर में तालिबानियों को एक बड़ा नुकसान हुआ है। देखिए ये बड़ी खबर, ये तस्वीरें भी हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। पंजशीर की पहाड़ियों में फंसे हुए हैं तालिबानियों के लिए रास्ता बंद कर दिया गया है और अब वो रास्ता तलाश रहे हैं, क्योंकि पहाड़ी को, घाटी को इतने अच्छे से वो जानते नहीं है, वाकिफ नहीं है। यही कारण है कि उनकी रणनीति यहां पर कोई चल नहीं पा रही है और मसूद के लड़ाकों ने पहाड़ तोड़कर रास्ता बंद कर दिया है। तो अब बिल्कुल फंस गए हैं वो यहां पर, आप ये समझिए। और इसीलिए जो नॉर्दर्न अलायंस है, नॉर्दर्न जो फ्रंट है, रेजिस्टेंट फ्रंट है, नॉर्दर्न रेजिस्टेंट फ्रंट है, वो लगातार ये दावा कर रहा है कि देखिए इतने तो मारे जा चुके हैं, यानी 1000 वो अब तक दिखा रहा है जब से ये 15 दिन से लड़ाई शुरू हुई है कि अब तक तालिबानी इतने मारे जा चुके हैं। और कई ऐसे हैं जो या तो खुद सरेंडर कर चुके हैं और या तो फिर उनको बंधक बना लिया गया है। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, मैं सीधे रुक करूंगी निधि का। निधि, बड़ी खबर यह हिमानी की कैसे तालिबानी जो हैं वो बौखलाहट पे अब हवाई फायरिंग कर रहे हैं। एक तरफ पंजशीर से लगातार मात मिल रही है तालिबान को, लेकिन अब हवाई फायरिंग की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। लगातार तालिबानियों की तरफ से बौखलाहट तेज हो गई है। और अहमद मसूद के जो लड़ाके हैं वो, जैसा कि आप खबर बता रही थी, पहाड़ तोड़कर रास्ता बंद कर दिया गया है, तालिबानियों को घेर लिया गया है। तालिबानी भागने की कोशिश करें लेकिन तालिबानियों को नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। बौखलाहट में हवाई फायरिंग भी की जा रही है। देखिए हवा में गोली बरसा रहे तालिबानी, ये तस्वीरें सामने आई है, सोशल मीडिया के सौजन्य से ये तस्वीरें सामने आई कैसे हवा में गोली बरसाते हुए दिख रहे हैं तालिबानी। ये पंजशीर के पहाड़ हैं जहां पर तालिबानी लगातार हमला कर रहे हैं। पंजशीर की जो नॉर्दर्न अलायंस है, जो नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फोर्स है, उस पर हमला कर रहे हैं और हवाई फायरिंग से जुड़ी ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। और युद्ध क्षेत्र जो पंजशीर बना हुआ है, ये पहाड़ी इलाका, ये घाटी का इलाका जो लगातार युद्ध का मैदान बना हुआ है, वहीं से ही रिपब्लिक भारत इकलौता न्यूज चैनल है जो पहुंचा है इस युद्ध क्षेत्र में और एक एक अपडेट आप तक पहुंचा है, वहीं से ही एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी भी पंजशीर रेजिस्टेंस और तालिबान के बीच जंग जारी है, तो इसीलिए इसी की वजह से कल पंजशीर रेजिस्टेंस अपने पोस्ट से पीछे हट गए थे, थोड़ी देर पीछे हट गए थे और
तालिबान को एक फुर्सत मिल गई और वो पांशेर वैली के अंदर दाखिल हो गए। जब वो पांशेर वैली के अंदर दाखिल हो गए तो इसके बाद पांशेर रेजिस्टेंस ने उसके पीछे वाले रोड यानी कि एग्जिट रोड को एक धमाके से उड़ा दिया और उसको बंद कर दिया, क्योंकि तालिबान फिर उस पांशेर वैली के बाहर जा ना सके। तो इसी के दौरान जंग स्टार्ट हुई और तालिबान और रेजिस्टेंस की को बारी बार कम नुकसान भी पहुंच गए। फ़हीम दश्ती जो कि स्पीक पर्सन ऑफ रेजिस्टेंस फोर्स है, उसका कहना है कि वो कई सौ तक तालिबान को उसने मार दिया है, काफ़ी को इंजर भी किया है और मोर देन 50 तालिबान को उसने डिटेन किया है। जी हां, तो ये ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे। रिपब्लिक भारत लगातार पल पल की जानकारी वहां पंजशीर घाटी से लगातार आप तक पहुंचा रहा है, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पंजशीर घाटी को भेद नहीं पाए हैं। लगातार वहां से रिपोर्ट्स मिल रही है और देखिए 15वां दिन है पंजशीर घाटी में जिस तरह से ये भीषण युद्ध जारी है, लेकिन अभी तक फतेह नहीं कर पाए हैं तालिबानी। और जैसा कि मैं आपको बता रही हूं कि ये जो 15 दिन में 1000 तालिबानी आतंकी हैं जो मारे जा चुके हैं और कई में दावा यह कर रहा है एनआरएफ कि वो बंधक बना लिए गए हैं या फिर उनको सरेंडर करवा दिया गया है। यह बड़ी खबर, पंजशीर युद्ध का 15वां दिन है। भीषण युद्ध में तालिबान को जबरदस्त नुकसान की खबर मिल रही है। ये देखिए, ये देर रात जिस तरह से एनआरएफ की ओर से तालिबान पर जिस तरह से अटैक किया जाता है, ये दरअसल उसकी तस्वीरें हैं। ये भीषण जंग की तस्वीरें और पिछले 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं कि इसमें और ज्यादा तेजी आई है। लगातार तालिबान के जो आतंकी हैं वो मारे जा रहे हैं और अभी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी कि किस तरह से वो फंसे हुए हैं, क्योंकि पहाड़ का जो रास्ता है उसे काट दिया है और कुछ इस तरह से काटा गया है कि वो दरअसल एक ही जगह पर फंस गए हैं, उन्हें वहां से निकलने का रास्ता नहीं मिल पा रहा है। तो ये मसूद के लड़ाके जो लगातार रेजिस्टेंस आप ये कह सकते हैं कि पंजशीर घाटी से तालिबान को मिल रहा है और मसूद के लड़ाके बिल्कुल तने हुए हैं, वहां पर डटे हुए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त जो मिल रही है। तो किस तरह से पंजशीर, मैं बार बार कह रही हूं कि ये सिर्फ एक भूभाग नहीं है, बल्कि ये अब वो आवाज बन चुकी है या वो जगह बन चुकी है निधि, जहां से लोगों को उम्मीद है कि शायद यहां से कुछ पिक्चर बदलेगी। और इसीलिए भी हक की आवाज हिमानी उठा रहे हैं। जो वहाँ की महिलाएं हैं उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है, उन्होंने आवाज ये उठाई है कि हमें हक मिलना चाहिए। जो तालिबानी राज है इसमें क्रूरता की जगह उन्हें हक की आवाज, अधिकारों की आवाज उठाई है। निमरोज से तस्वीरें आई हिमानी, जो सामने अफगानिस्तान में प्रदर्शन तेज होता हुआ, इससे पहले जब कैप्चर किया था तालिबान ने 15 अगस्त को, उसके बाद से भी महिलाएं काफी सक्रिय थी और वो बाहर निकलकर लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रही थी। ये तस्वीरें भी देखिए, निमरोज की तस्वीरें हैं जहां पर बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में महिलाएं बाहर निकलकर तख्तियां लेकर इस तरह अपने हक की आवाज बुलंद कर रही हैं। सभी अधिकतर महिलाएं बुर्के में दिखाई दे रही हैं। निमरोज से तस्वीरें सामने आई अफगानिस्तान के, जहां पर एक तरफ तो तालिबान सरकार गठन की ओर आगे बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो आवाम है, जो वहाँ की जनता है, जो वहाँ के लोग हैं, वो चाहते हैं कि उनके अधिकार हैं उसके लिए उन्हें लड़ना नहीं पड़े। इस वजह से अधिकारों की याद दिला रहे हैं ये तमाम लोग, आवाम, यहाँ की जनता, यहाँ की महिलाएं और यहाँ के लोग। हिमानी। बिल्कुल निधि, तो ये तस्वीरें मेरी सहयोगी निधि वासंदानी दिखा रही थी हमको निमरोज से कि किस तरह से महिलाएं जो हैं वो लगातार लोहा ले रही है। आइए मैं कुछ और यहाँ पर ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाती हूँ कि तालिबान सल्तनत को किस तरह से लगातार चुनौती दे रही हैं ये महिलाएं। तालिबान के खिलाफ महिलाओं का ये प्रदर्शन सीधी चुनौती मिल रही है। महिलाओं ने अपने अधिकारों को लेकर दरअसल ये मार्च निकाला है। आप देख सकते हैं कि बैनर्स, पोस्टर्स लिए सड़कों पर उतरी हुई है सैकड़ों महिलाएं और वो कह रही हैं कि हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है तालिबानी हुकूमत। महिलाओं ने मांगा है समानता का अधिकार। जी हां, देखिए ये वो महिलाएं हैं, ये 90 के दशक वाली औरतें हम नहीं हैं। तो ये समझने की गलती ना करे तालिबान कि जैसा कि 96 से लेकर 2001 तक के उसके सल्तनत में हुआ था वैसा फिर होगा। हमें समानता चाहिए, लोकतंत्र चाहिए, न्याय चाहिए। ये अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अपने अधिकारों को मांगने के लिए उतरी हुई है सड़कों पर कि पहले की तरह हमें काम करने की आजादी होनी चाहिए, हमें वो अधिकार मिलनी चाहिए। हमारी जो बच्चियां हैं, हमारी जो बेटियां हैं, उनको स्कूल जाने की छूट मिलनी चाहिए। तो ये वो तमाम चीजें हैं, तमाम मांगे हैं जो लगातार, और ना सिर्फ हम निमरोज की बात करें, बल्कि हम काबुल की बात करें, बल्कि हम जलालाबाद की बात करें, ऐसी तस्वीरें लगातार मिल रही है।
किस तरह से स्कूल जाने की छूट अगर मिलती है तो फिर वो बुर्का जो वो कह रहे हैं कि शरिया कानून के तहत ये तमाम अधिकार मिलेंगे, वो उसे भी मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो ये कह रही हैं कि पहले दरअसल हमारी मांगे तो मानी जाएं, उसके बाद हम आपकी मांगे मानेंगे। कुछ और ग्राफिक्स मैं आपको दिखाती हूं, यहां पर कुछ और तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखाते हैं। देखिए 20 साल पहले पुराने दिन जो हैं महिला अधिकारों के पक्ष में नहीं है तालिबान। 20 साल पहले क्या कहा था वो भी हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। शरिया कानून के हिसाब से काम करना होगा, ये तालिबान ने 1996 से लेकर 2001 तक जब उसकी हुकूमत थी तब किया था। तालिबान राज में महिलाओं के लिए कड़े नियम कायदे थे जिन्हें सुनते ही उनकी रूह कांप जा रही है। यही कारण है कि वो सड़कों पर उतरी हुई हैं। स्कूल जाने और नौकरी करने पर रोक थी, कोई भी नौकरी के लिए नहीं जा सकता था, काम करने का अधिकार नहीं था, और स्कूल तो बहुत दूर की बात है। यही कारण है कि तालिबान की हुकूमत का एक बार फिर से अंदाजा होते ही सब अपनी अपनी किताबें छिपाने लगे थे। घर से किसी बाहरी पुरुष से बात करने की कतई अनुमति नहीं है, बल्कि घर से बाहर अकेले भी नहीं जा सकती हैं महिलाएं। ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकती है महिलाएं। आप देखिए कि किस तरह की पाबंदियां जो हैं वो महिलाओं पर लगाई गई। बिना किसी पुरुष के बाहर नहीं जा सकती हैं, यानी कि ये कि या तो वो पिता हो, या तो वो पुत्र हो, और या तो फिर वो पति हो। सभी महिलाओं के लिए बुर्का पहनना अनिवार्य था, और यही कारण है कि बुर्के की बिक्री एक और बार बढ़ गई। घरों की खिड़की या फिर बैल्कनी से भी नहीं देख सकती हैं वो, क्योंकि उस पर भी मनाही है। कहीं भी महिलाओं का नाम या फिर तस्वीरें नहीं होनी चाहिए। मेकअप, हाई हील्स पहनने पर पाबंदी थी। तो आप देखिए कि किस तरह का अत्याचार था। बाइक, साइकिल चलाना या खेल कूद पर पूरी तरह से पाबंदी थी। ये सब कुछ बंद था। तो दरअसल ये 20 साल पुराना वो तालिबान, इलाज के लिए पुरुष डॉक्टर के पास नहीं जा सकती थी महिलाएं। तो ये तमाम चीजें हैं। लेकिन अब कैसे नई सरकार बनेगी, आइए हम कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। काबुल से भी आ रही है, क्या रिपोर्ट आ रही है जरा आपको ये भी दिखाते हैं हम। तालिबान चाहते थे कि अपना नया गवर्नमेंट और इंस्टॉलमेंट अफ़गानिस्तान में अनाउंस कर ले, बट ड्यू टू द सिचुएशन इन हियर ऑल्सो जो जंग पंशेर में छिड़ा हुआ है, तो उसके लिए उन्होंने अपना नया गवर्नमेंट पोस्टपोन कर लिया है। अभी तालिबान की सोर्सेज ने कहा है कि ये अगले हफ्ते में होगा। तालिबान की सूत्रों के मुताबिक इनकी नई गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट के लिए बाहर से भी मेहमान बुलाया गया है, डिप्लोमाट्स बुलाया गया है, और फैज़ हमीद ISI के चीफ पहली गेस्ट था जो अफ़गानिस्तान पहुंच गया है। तालिबान ने नई पेंटिंग्स बना दिया है, नई प्लानिंग कर लिया है अपना नई गवर्नमेंट को यहाँ पे अनाउंस करने के लिए, पर ये अनाउंसमेंट अभी रुका हुआ है। रिपोर्टिंग फॉर रिपब्लिक भारत फ्रॉम काबुल। और आइए हम सीधे अपने मेहमानों का यहाँ पर रुख करते हैं। मेजर जनरल AK सिवाच, मैं आपकी बात यहाँ पर जानना चाहूंगी कि जो तमाम दावे हो रहे हैं, तमाम वादे हुए हैं तालिबान की ओर से, लेकिन जो दुनिया भर के देश हैं वो दरअसल भरोसा नहीं कर पा रहे हैं तालिबान पर। वो चाहे कुछ भी कह ले, क्योंकि वो कैमरे के आगे कुछ है और पीछे क्या हो रहा है सड़कों पर ये सामने है। हाँ बिल्कुल, देखो ईमानी इसमें कोई शक नहीं है कि आप पहले अफगानिस्तान में ही देखें, जो उसकी मीन पॉपुलेशन है 19 साल, इसका मतलब 50% की पॉपुलेशन वो है जो कि 2001 के बाद पैदा हुई है। तो ऐसे वो जो उन्होंने खुली सांस में हवा ली थी, वो नहीं बंदिश में आना चाहते। औरतें आज बाहर निकल के सड़कों पे वो चाहती हैं कि उनको इक्वल राइट मिले, वो भी स्कूल में जाएं बच्चियां, वो भी काम करें। तो ये एक बदला हुआ अफगानिस्तान है, ये तालिबान इनको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अब तालिबान को अपने रूल्स रेगुलेशन बदलने पड़ेंगे। और साथ में जो दूसरे देश हैं, सबसे अच्छी बात तो जो ईरान ने की है, इब्राहिम रियासी जो प्रेसिडेंट है वहां के, उन्होंने साफ सुथरे शब्दों में बता दिया है कि हम आपको मान्यता नहीं देंगे, आपने तो मिलिट्रीली टेक ओवर किया है, हम उस गवर्नमेंट को मानता देंगे जो इलेक्शन लड़के आएगी। तो ये एक बहुत बड़ी पहल है और मुझे लगता है इससे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा पूरे वर्ल्ड में। ये जो वेट एंड वॉच की जो पॉलिसी थी उस पर बहुत ज्यादा असर होगा। और होगा क्या कि आज जो तालिबान की अगर गवर्नमेंट बनती है
तो वो चल नहीं पाएगी, क्योंकि फाइनेंशियली उसके पास पैसा नहीं है। उसको 6 से 8 बिलियन डॉलर चाहिए हर साल पैसा गवर्नमेंट चलाने के लिए, और अगर उसको मान्यता नहीं मिलती है तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो वर्ल्ड बैंक है और IMF है उसको लोन नहीं दे पाएगी, और ना इनको सर इसीलिए तो वो चंदा मांग रहे हैं सर, इसीलिए तो चंदा मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं, देखिए दलील क्या दे रहे हैं कि शरणार्थी संकट और ज्यादा बढ़ जाएगा, एक लहर और आएगी। चमन बॉर्डर आपने बंद कर दिया, जो कि स्ट्रैटेजिकली अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन क्यों? क्योंकि वहां से रिफ्यूजीज आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। देखो अभी मैं यही समझता हूँ हिमानी कि जिस प्रकार से तालिबान घबराया हुआ है, जिस प्रकार से वो बॉर्डर बंद कर रहा है, जिस प्रकार से उसकी प्रॉब्लम पाकिस्तान से होने वाली है, जिस प्रकार से आप सच्चाई ये है कि जो पंजशीर में हो रहा है वो दिखा दिया। अगर अफगान फौजी लड़ती तो तालिबान कभी भी नहीं जीत सकती थी। एक 15 से 20 हजार पंजशीर में नदन अलायंस के वीर जवानों ने एक पंजशीर में तालिबान को रोक दिया, और जो कि पाकिस्तान के मेजर जनरल अदिल रहमानी के अंडर SSG को भी उन्होंने मात दे दी है। उनके 1000 से ज्यादा जवानों को मार दिया है और करीब 50 के करीबों को पकड़ लिया, और उसके अंदर जो मरने वाले हैं उसके अंदर 3 से 4 जो हैं वो पाकिस्तानी SSG सोल्जर हैं। तो कहने का मतलब पाकिस्तान पूरा जोर लगा रहा है तालिबान के साथ पंजशीर को कैप्चर करने के लिए, मगर कैप्चर नहीं कर पा रहा है। उसके अंदर उसने टैंक भी इस्तेमाल किए हैं, आर्टी गन भी किए हैं, अपने ड्रोन भी किए हैं, एयर डिफेंस सिस्टम भी किया है, मगर पंजशीर की बनावट ऐसी है कि वो पहाड़ी इलाके के चारों तरफ है और वो डिफेंडर को, और इसीलिए वो उसको ना ही 20 साल पहले फतेह कर पाया था सर, और ना ही अब फतेह कर पाया है। लेकिन मेजर जनरल संजय सोई, मेजर जनरल AK सिवाच जो कह रहे हैं, आई एम श्योर कि आप उनकी बात से इत्तेफाक रखते होंगे, लेकिन ISI के चीफ का वहां पर जाकर बैठ जाना सरकार गठन से पहले क्या ये बताता है? क्या मायने इसके आप देखते हैं? मैं बस एक सेकंड और लूंगा जो जनरल शिवाच वाली बात है, उसके बाद इस पर भी आता हूँ कि जो उन्होंने बोला बिल्कुल मैं उससे 200% सहमत हूँ। और एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा कि जो आज पंजशीर के लड़ाकों की लीडरशिप है, जो अमरुल्लाह सालेह और मसूद दोनों खड़े हुए हैं, उन्होंने कह दिया कि अपने अंगरक्षकों को जरूरत पड़े तो मुझे मार देना। तो ऐसे ही मसूद ने भी बोला कि अगर आखिरी दिन होगा तो आखिरी दिन मेरा होगा। तो ऐसे में लड़ाकों को कौन नहीं लड़ेगा अपने देश के लिए, अपने पंजशीर के लिए? तो ये तो एक छोटी सी बात में और ऐड करना चाहता है, क्योंकि तालिबान पर दुनिया भर के हथियार है, अमेरिकी हथियार है, लेकिन फिर भी उन्हें कड़ी टक्कर मिल रही है। पाकिस्तान की संभव है लेकिन टक्कर मिल रही है। दूसरी बात जो ISI के चीफ का वहां जाना है, ये साफ दिखाता है कि उनके अंदर कितनी फूट है। मैं ये मानता हूँ कि पंजशीर एक बहाना है, पंजशीर नहीं है। ये पंजशीर तो लड़ाई चलती रहती, सरकार बन जाती, सरकार बनने में क्यों बिल्कुल, और ये लड़ाई तो सर लंबी चलेगी जिस तरह से दिख रहा है, ये लड़ाई तो अभी चलेगी, बिल्कुल वो चलती रहेगी लड़ाई। जहाँ पे इनके आपसी मतभेद है, इनमें आपसी में झगड़ा है, आपसी में वो नहीं हो रही, यूनिटी नहीं आ पा रही है कि कौन सरकार संभालेगा, कौन राष्ट्रपति बनेगा, कौन डिफेंस मिनिस्टर बनेगा, कौन वित्त मंत्री बनेगा, और इनको सरकार चलाने का अनुभव भी नहीं है कि किस प्रकार से आगे बढ़े। लड़ाई करना एक बात होती है, यहाँ सारे लड़ाके हैं, कौन सरकार चलाने का अनुभव है जिनको ये बोले कि कल को सरकार का मतलब है उसके अंदर। सर मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी सर, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि उर्जुगान में तालिबानियों का आतंक देखने को मिला है। ऐतिहासिक धरोहर को मिटा रहे हैं ये आतंकी। राष्ट्रीय महापुरुषों की जो स्मारक हैं बने हुए, उन पर तालिबानी कहर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें हम उर्जुगान की आपको दिखा रहे हैं। आप यहाँ पर देखिए कि जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं, जो धरोहर हैं, किस तरह से वहां उनको मिटाया जा रहा है, किस तरह से वहां पर उनको तोड़ दिया जा रहा है, किस तरह से नुकसान पहुंचाया जा रहा है, आतंक वहां पर देखने को मिल रहा है। तो आप देखिए कि किस तरह से तालिबानियों की जो दहशतगर्दी है, वो चाहे आम आवाम की, हम यहां पर बात कर ले, आम आवाम पर भी वो जारी है, लेकिन हां आम आवाम जो है वो अब हिम्मत कर रही है, वो उठ रही है। ये देखिए दो तस्वीरें इस वक्त, एक उर्जुगान की हम आपको दिखा रहे हैं और एक काबुल की हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये आप देखिए, ये दीवारों पर नारे लिखे गए। दरअसल मैं आपको बता दूं कि ये जो कतर समझौता है, ये दरअसल वो लिखा गया है काबुल की सड़कों पर। और उर्जुगान में आप देखिए जो राष्ट्रीय प्रतीक है या जो महान जो भी लोग हैं, जो धरोहर है वहां पर, जो प्रतीक हैं, उनको किस तरह से नुकसान पहुंचाया जा रहा है तालिबानियों द्वारा, ये हम आपको दिखा रहे हैं। उनकी तस्वीरें वहां से फाड़ दी जा रही है, उन पर कालीख पोती जा रही है। स्टैचूज अगर वहां पर बने हुए तो उन स्टैचूज को तोड़ दिया जा रहा है।
तो ये 2 तस्वीरें, और वहीं दूसरी तस्वीर आप देखिए, नारे लिखे जा रहे हैं, उन्हें बताया जा रहा है क्या हुआ था और ये बताया जा रहा है कि क्या आपको करना है। तो ये देखिए कि लगातार किस तरह से तालिबानियों का ये अत्याचार यहां जारी है और लगातार अपनी धमक दिखाने की भी यहां पर कोशिश है। कोई ना कोई ऐसी तस्वीर हम लगातार हर दिन देखते हैं नई, जिस पर वो अपनी धमक दिखाने की कोशिश करते हैं, अपना खौफ जो बना रहे उसे दिखाने की यहां पर कोशिश करते हैं। और जिस तरह से अंदर खाने से बाहर खबर आ रही है, कहीं ना कहीं उसको भी दबाने की ये कोशिश है। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, वो उसका हम रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले ये जो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये बड़ी और अहम तस्वीरें हैं। इन्हीं तस्वीरों के साथ हम यहां पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन आपको बता दें कि ये हमारी जो खास पेशकश है और लगातार नॉन स्टॉप कवरेज है वो जारी है। जल्द हाजिर होंगे कुछ और तस्वीरों और कुछ और रिपोर्ट्स के साथ।